परफेक्ट। ओके, चलो शुरू करें। नाउ हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में टॉपिक क्या है? यूटिलिटी। क्या होता है यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जो हम कमोडिटी कंज्यूम करेंगे उससे जो हमें क्या मिलने वाला है? सेटिस्फैक्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं गाइस? यूटिलिटी। क्या ये चीज़ क्लियर? तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जो कमोडिटी कंज्यूम करने से हमें क्या मिलने वाला है बताइए? सेटिस्फैक्शन। उसी को हम क्या बोलेंगे? यूटिलिटी। इज दैट क्लियर? नाउ यूटिलिटी के कुछ चार वर्ड है। फर्स्ट, यूटिलिटी क्या है? सब्जेक्टिव है। सेकेंड, यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। तीसरी, यूटिलिटी जो है वो रिलेटिव इन नेचर है। एंड फोर्थ, यूटिलिटी जो है वो इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट? यूजफुलनेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? यूटिलिटी इज वेरी मच सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि वो डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सेकेंड क्या? इट इज़ नॉट मेजरेबल। मेजरेबल नहीं है मतलब क्या है कि इसको हम नंबर्स के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। थर्ड, इट इज़ रिलेटिव इन नेचर। रिलेटिव इन नेचर का मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको एक जैसे ही सेटिस्फैक्शन मिले। डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिचुएशन में हो। अगर आपने बहुत टाइम तक कंज्यूम नहीं किया, हो सकता है आपको उस चीज़ से यूटिलिटी बहुत ज़्यादा मिले, और अगर आप रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हो तो वही प्रोडक्ट से आपको उतना सेटिस्फैक्शन ना भी मिले। एंड लास्ट क्या? इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट? यूजफुलनेस। इसमें एग्जाम्पल है जैसे कि पानी और डायमंड। पानी की यूजफुलनेस ज़्यादा है बट यूटिलिटी कम है। डायमंड की यूजफुलनेस कम है बट यूटिलिटी सा। क्या चीज़ क्लियर हो गया? ओके इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? एज वी कंज्यूम किस तरह की कमोडिटी बताइए? स्टैंडर्ड कमोडिटी। कैसे बेसिस पे? कंटिन्यूअस बेसिस। अगर हम स्टैंडर्ड कमोडिटी को कंटिन्यूस बेसिस पे कंज्यूम करेंगे तो हर बार जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, हर बार जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, जिसको हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। वो क्या होने वाला है गाइस? कम ऑन। वो हर बार क्या होने वाला है? डिक्लाइन। राइट? तो एज वी कंज्यूम किस तरह की कमोडिटी गाइस? कम ऑन। स्टैंडर्ड कमोडिटी। किस तरह से? कंटिन्यूस बेसिस। तो हर बार जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है वो क्या होने वाला है? कम होने वाला है। सच दैट कि इनिशियली आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव तो होगा पर हर बार क्या होता जाएगा बताइए? डिक्लाइन। फिर एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जहां आपका एमयू क्या हो जाएगा बताइए? जीरो। और एक बाद एमयू आपका हो जाएगा नेगेटिव। क्या ये चीज क्लियर हुआ? इस लॉ को हम कौन सा लॉ बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो क्या कहता है? एज वी कंज्यूम विच टाइप ऑफ कमोडिटी गाइस? स्टैंडर्ड कमोडिटी ऑन अ continuous basis, so the utility derived from each successive unit tends to decline. Okay, अब उसके पहले ये समझ लो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी एंड व्हाट इज टोटल यूटिलिटी। इसको एक एग्जांपल लेके फटाफट समझ लेते हैं। कमोडिटी 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट टाइम पिज्जा खाया, लेट्स से 40 का सेटिस्फैक्शन मिला। सेकंड पीस खाया 30 का मिला। थर्ड पीस खाया 20। फोर्थ पीस खाया 10। फिफ्थ में कुछ भी नहीं मिला और फिफ्थ में हो सकता है आपको कैसा मिले? नेगेटिव सेटिस्फैक्शन। इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन जो आपको डिराइव हुआ है हर एक कमोडिटी से। किससे? हर एक कमोडिटी से। उसे हम क्या बोलते हैं? कम ऑन, मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी हम किसे बोलेंगे? satisfaction derived from consumption of all the commodity। satisfaction derived from consumption of all the commodity। पहला पीस खाने से 40, दो पीस खाने से 70, तीन पीस खाने से 90, चार पीस खाने से 100, 100 और लास्ट में कितना आया? 90। क्या ये चीज़ क्लियर हो गया? क्या ये समझ आ गया? ग्रेट। हम कर रहे हैं वही, उसी के लिए डायग्राम पढ़ रहे हैं। अब वही कर रहे हैं हम, डायग्राम ऑफ एम यू एंड टी यू। ये आपका एम यू है, इनिशियली पॉजिटिव होता जाएगा बट विथ टाइम वो क्या होता जाएगा बताइए? डिक्लाइनिंग। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ? अगर मैं टी यू की बात करूं तो ध्यान से सुनना। पहले एक एरो मार्क बताता हूं क्योंकि ये उसका क्या हो जाता है? मैक्सिमम पॉइंट। तो ध्यान से सुनना, जब एम यू पॉजिटिव है बट क्या हो रहा है बताइए? डिक्लाइनिंग। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा बट एट व्हाट रेट? डिमिनिशिंग रेट। क्या रेट से बढ़ेगा? डिमिनिशिंग रेट। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके पहले में देखो, पहले टी यू कितने से बढ़ा? 40। फिर कितने से बढ़ा? खाली 30। फिर कितने से बढ़ा? खाली 20। फिर कितने से बढ़ा? खाली
10, फिर 0, इसका मतलब बढ़ तो रहा है बट क्या रेट से बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग रेट। क्या ये चीज क्लियर हुआ, राइट? तो एमयू बढ़ेगा तो सही, बट क्या रेट से बढ़ेगा बताइए, डिमिनिशिंग रेट। इज दैट क्लियर? फिर जब एमयू 0 हो जाएगा तो टीयू कौन से पॉइंट पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट। कौन से पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट। ये जहां एमयू 0 है ये टीयू का कौन सा पॉइंट बन गया, मैक्सिमम पॉइंट। और जैसे ही एमयू नेगेटिव हो जाएगा टीयू विल स्टार्ट फॉलिंग। जैसे ही एमयू नेगेटिव हो जाएगा टीयू स्टार्ट्स व्हाट, फॉलिंग या डिक्लाइनिंग। क्या ये चीज क्लियर? ये हो गया एमयू और टीयू का बिहेवियर। इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट? क्लियर हो गया। इनिशियली टीयू कैसे बढ़ेगा बताइए, एट डिमिनिशिंग रेट, फिर टीयू कौन से पॉइंट पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट, एंड आखिर में टीयू क्या हो जाएगा, डिक्लाइन। क्या ये चीज क्लियर? ओके, नाउ व्हाट आर द असम्पशंस ऑफ दिस लॉ? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ असम्पशंस है। सबसे पहला असम्पशन था कि कमोडिटी कैसा होना चाहिए बताइए, स्टैंडर्ड। सेकेंड असम्पशन था कि कमोडिटी कैसा होना चाहिए, आइडेंटिकल। थर्ड असम्पशन था देर इज नो चेंज इन व्हाट, टेस्ट। फोर्थ, कंजम्पशन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट कि दे शुड बी नो चेंज इन प्राइस ऑफ विच गुड्स, ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये कुछ 5 अजम्पशंस है जो तुम्हें याद रखने हैं। सबसे पहले कंजम्पशन कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या कि अगर हर एक बार पिज्जा ले रहे हो तो उसका शेप कैसा होना चाहिए, सेम। आइडेंटिकल का मतलब क्या कि तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। नो चेंज इन टेस्ट, ऑब्वियसली अगर पहले पीस पिज्जा में फ्लेवर अलग है और दूसरे पीस पिज्जा में फ्लेवर अलग है तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। हो सकता है दूसरे पीस में आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले क्योंकि दोनों एक जैसे टेस्ट नहीं कर रहे। कंजम्पशन कैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर कंजम्पशन रुक गया तो लॉ ब्रेक हो जाएगा। लॉ ब्रेक कब होगा, जब कंजम्पशन कैसा नहीं हो, कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल आज मैं पहला पीस खा रहा हूँ, कल दूसरा पीस खा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली लॉ क्या हो जाएगा, ब्रेक। और तीसरा क्या, लास्ट क्या है, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्योंकि जैसी प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स में चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली मेरे कमोडिटी की तरफ जो सेटिस्फैक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज। क्या ये चीज क्लियर? क्या ये सबको समझ आ गया? ओके चलिए, अब नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। एक होता है वन कमोडिटी और दूसरा क्या होगा बताइए, टू कमोडिटी। वन कमोडिटी का पहली बात तुम्हें पता होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एम यू एम। एम यू एम क्या होता है, वर्थ ऑफ अ रुपी। क्या होता है, वर्थ ऑफ अ रुपी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है कि 1 रुपये से मुझे 4 यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। ये मैंने डिराइव किया लेट्स से कि ये मेरा क्या हो गया, वर्थ ऑफ अ रुपी। अगर मैं किसी को 1 रुपये दूं तो मैं कितना सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करूंगा बताइए, 1, सॉरी 4 यूटिलिटी। देन दैट बिकम्स माई, क्या है वो, ये 1 रुपये से 4 यूटिलिटी, ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड रेफरेंस। तो अगर मैं किसी को 5 रुपये दूं तो कितना एक्सपेक्ट करूंगा बताइए, 20 का सेटिस्फैक्शन। अब एम यू एक्स क्या होता है, एम यू एक्स मतलब सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम कमोडिटी एक्स, एंड पी एक्स क्या होता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब एम यू एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स। कब होगा बताइए, एम यू एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स। एम यू एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स का मतलब ये हुआ कि जो आपको सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है फ्रॉम कंजम्पशन, ये किससे इक्वल होना चाहिए बताइए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या चीज क्लियर? ये समझ आया? इसको एक ग्राफ से समझते हैं। ये तुम्हारा एम यू एक्स है, ठीक है। अब जब मैं एम यू एक्स लिखता हूं ना यहाँ पे, दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ प्राइस। इन टर्म्स ऑफ प्राइस क्या होता है मैं समझाता हूं। सपोज एक कमोडिटी है जिसका प्राइस है 5 और वो हर बार क्या रहने वाला है, फिक्स। व्हाट इज माई एम यू एम, मेरा एम यू एम कितना है, 4। अगर मैं किसी को 1 रुपये दूं तो कितना सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करूंगा, 4।
क्या ये चीज क्लियर हुआ? अब मुझे MUX को किस फॉर्म में डिराइव करना है बताइए, इन टर्म्स ऑफ प्राइस। इज दैट क्लियर? तो अगर मुझे बताओ कि पहली बार मैंने लेट्स से 5 रुपये लिया ना मैंने, हाँ पहली बार मैंने कमोडिटी खरीदा और मुझे 35 यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन मिला, व्हाट इज द प्राइस आई एम विलिंग टू पे? अगर मेरा नहीं 35 नहीं सॉरी, अज्यूम करो 28 यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन मिला, कितना मिला? तो व्हाट इज द प्राइस आई एम विलिंग टू पे? मैं 1 रुपये के बदले कितना एक्सपेक्ट कर रहा था? 4। अब मुझे कितना मिल रहा है? 28। तो मैं व्हाट इज द प्राइस आई एम विलिंग टू पे? 7। दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस। अरे समझ आया? और मैं दे कितना रहा हूं खाली बताइए? 5। क्या ये क्लियर हुआ? तो पहली सिचुएशन में मैं क्या कंज्यूमर सरप्लस में हूं या नहीं हूं? हूं। क्यों? क्योंकि मेरा MUX कितना है बताइए? 28। व्हाट इज द प्राइस आई एम विलिंग टू पे फॉर, नहीं 1 रुपये के लिए मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? 4। इज दैट क्लियर? और कितना मुझे मिल रहा है? 28। देन व्हाट इज द प्राइस आई एम विलिंग टू पे? 7। हाउ मच इज आस्किंग? 5। तो क्या मुझे कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली आप कंज्यूम करोगे। सेकेंड सिचुएशन में अब आपको सेटिस्फैक्शन जो मिल रहा है वो मिल रहा है खाली 24 का। कितना मिल रहा है? तो 24 मतलब व्हाट इज द प्राइस यू आर विलिंग टू पे? प्राइस विलिंग टू पे इज 6। हाउ मच इज आस्किंग? 5। तो क्या वो कंज्यूम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। क्या ये चीज क्लियर हुआ? तो ये क्या है? ये है PX एंड दिस इज MUX इन टर्म्स ऑफ व्हाट? प्राइस। कि भाई 28 तो मिल रहा है पर व्हाट इज द प्राइस आई एम विलिंग टू पे? 7। सेकंड में व्हाट इज द प्राइस आई एम विलिंग टू पे? 6। बट हाउ मच इज आस्किंग? 5। तो ऑब्वियसली मैं कंज्यूम करूंगा। थर्ड कमोडिटी में मुझे सेटिस्फैक्शन से मिला 20 का। व्हाट इज द प्राइस आई एम विलिंग टू पे? 5। और वो मांग भी कितना रहा है? 5। तो ऑटोमेटिकली मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका हूं। क्या चीज क्लियर हुआ? राइट। तो इनिशियली इक्वेशन क्या थी बताइए? MUX वॉज ग्रेटर देन PX। इनिशियली सिचुएशन क्या थी? MUX वॉज ग्रेटर देन PX। इस सिचुएशन को हम क्या नाम देते हैं बताइए? कंज्यूमर सरप्लस। आखिर में जैसे जैसे मैं कंजम्पशन करता जाऊंगा मेरा MUX क्या होता जाएगा बताइए? गिरता जाएगा। क्यों गिरता जाएगा? ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और आखिर में मैं कहां पहुंच जाऊंगा बताइए? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कोई डाउट? अच्छा एक और ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है जब MUX इज लेस देन PX। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर डेफिसिट। ठीक है, कंज्यूमर डेफिसिट मतलब जितना मैं प्राइस पे कर रहा हूं उससे कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? कंज्यूमर डेफिसिट। अब सोचो, अब मुझे यहां पे पहुंचना किधर है? इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या है? MUX शुड बी इक्वल्स टू PX। अब कैसे पहुंचू? तो देखो एक ऑप्शन है प्राइस को कम करना, वो ऑप्शन है नहीं क्योंकि प्राइस तो हमेशा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। दूसरा ऑप्शन क्या है? MUX को इंक्रीज करना है। लॉ ऑफ DMU MUX को गिराता है बाय कंज्यूमिंग मोर कमोडिटी। MUX को अगर बढ़ाना है तो आपको अपना क्या करना पड़ेगा? कंजम्पशन को स्टॉप। जैसे ही आप कंजम्पशन को स्टॉप करोगे क्या वर्क नहीं करेगा बताइए? लॉ ऑफ DMU वर्क नहीं करेगा और ऑटोमेटिकली MUX क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा जब तक आप इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाते। क्या ये चीज क्लियर? क्या ये सबको समझ आ गया? इज दैट क्लियर? चलिए अब हम करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ हाउ मेनी कमोडिटी? 2 कमोडिटी। अगर 2 कमोडिटी है तो कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, हम वो कर रहे हैं। तो अगर 2 कमोडिटी है और कंज्यूमर को कहां पहुंचना है बताइए? इक्विलिब्रियम। तो उसकी इक्वेशन है MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल्स टू MUY अपॉन PY शुड बी इक्वल्स टू MUM। इसको समझने से पहले अपने को एक लॉ पढ़ना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या बोलता था? यस, ये लॉ क्या बोलता था? व्हेन द लास्ट रुपी स्पेंट ऑन बोथ द कमोडिटी शुड गिव यू व्हाट? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब क्या लिखा है इस लाइन का? लास्ट रुपी स्पेंट ऑन बोथ कमोडिटी क्या देना चाहिए बताइए फटाफट? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इज दैट क्लियर? राइट।
फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये हमने आई थिंक 4 ना, यस परफेक्ट। चलो लास्ट, क्या है ये लिमिटेशंस, किसके लिमिटेशंस है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग या इक्वी मार्जिनल के। सबसे पहला लिमिटेशंस क्या है, यूटिलिटी मेजर हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, यूटिलिटी को आप नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर ही नहीं सकते। सेकंड क्या है, कंजम्पशंस आर गवर्न बाय हैबिट्स एंड रिचुअल्स। इसका मतलब क्या है, देखो हमारा जो कंजम्पशन है वो इकोनॉमिक कंसिडरेशन हम नहीं देखते, मतलब कितना पैसा मिल रहा है, कितना वर्थ मिल रहा है। काफ़ी सारे हमारे कंजम्पशन हमारी हैबिट से होता है कि भाई कोई चीज़ वर्थ नहीं है बट स्टिल हमारे हैबिट्स है तो हम कंज्यूम करते हैं, या हमारा रिचुअल्स है इसलिए हम कंज्यूम कर रहे हैं। तीसरा क्या है, कंज्यूमर्स आर, सर ये लॉ ऑफ डी में तभी वर्क करेगा जब लोगों को अवेयर हो, लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर ही नहीं है। एंड लास्ट क्या है कि एमयूएम को कांस्टेंट रखना, वर्थ ऑफ रुपी को हर बार कांस्टेंट रखना, वो इटसेल्फ इज अनरियलिस्टिक, क्योंकि आप हर बार एमयूएम को 4 रख नहीं सकते, इट चेंजेस विथ टाइम। क्या ये चीज़ क्लियर हो गया? ओके चलिए अब हम आते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में हम किस फॉर्म में मेजर करेंगे यूटिलिटी, इन टर्म्स ऑफ रैंक्स, और इसके लिए हम करेंगे इंडिफरेंस कर्व। पहले इंडिफरेंस कर्व के लिए हमें क्या देखना है कि वो कॉम्बिनेशन जो आपको क्या देने वाले बताइए, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस सेट। क्या होता है इंडिफरेंस सेट बताइए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो आपको क्या देने वाले, सेम लेवल ऑफ व्हाट, सेटिस्फैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, इंडिफरेंस सेट। और इसी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, किसका, इसी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे बताइए, इंडिफरेंस कर्व। इसी के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस कर्व। नाउ इंडिफरेंस कर्व के जो हम प्रॉपर्टीज करने वाले, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% ये एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। कौन से, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। सबसे पहला था कि आई सी स्लोप्स व्हाट, डाउनवर्ड। अब आई सी स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, ये देखो ध्यान से सुनो, ये है तुम्हारा आई सी, पॉइंट ए लेते हैं इधर और इधर लेते हैं पॉइंट बी। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी जाओगे तो डाउनवर्ड होगा, या पॉइंट बी से पॉइंट ए जाओगे तो डाउनवर्ड होगा, ए सी बी। और ए सी बी में क्या हो रहा है, जब गुड एक्स बढ़ रहा है तो गुड वाई को क्या होना पड़ रहा है, कम। क्यों ऐसा हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर दोनों कॉम्बिनेशन को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देना है, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें 10,14 है, राइट, और इसमें अगर ये 12 है, और अगर ये बढ़ गया तो क्या दोनों सेम सेटिस्फैक्शन दे पाएंगे? सपोज ये 12,14 है, तो तुम कौन सा प्रीफर करोगे, 12,14, मतलब बी कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है। और अगर 12,12 लोगे तो भी क्या लोगे बताइए, तो भी बी लोगे। क्यों बी लोगे, क्योंकि अभी भी बी वाला ज्यादा दे रहा है, ये कम होगा तभी क्या होगा, ये अगर सेटिस्फैक्शन 12,10 देगा तभी मैं प्रिफर करूंगा कि दोनों कॉम्बिनेशन मुझे क्या दे रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो गुड एक्स बढ़ेगा तो गुड वाई को तो कम, तो ही वो कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकते हैं जो मुझे क्या दे सकते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, राइट। तो अगर आई सी डाउनवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब क्लियर है कि गुड एक्स बढ़ेगा तो गुड वाई को कम होना पड़ेगा, ताकि दोनों कॉम्बिनेशन आपको क्या दे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके, सेकेंड जो आईसी है उसको पढ़ने से पहले हमें यह पढ़ना पड़ेगा क्या होता है एम आर एस। एम आर एस क्या होता है, द रेट एट विच कंज्यूमर सब्सटीट्यूट व्हाट, गुड वाई फॉर एवरी additional unit of what, good x. The rate at which consumers substitute what, good y for every additional unit of good x। मतलब किस रेट पे आप गुड y को सब्सटीट्यूट करोगे हर एक यूनिट x के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। फॉर एग्जांपल कि तुम्हारे पास, लेट्स से तुम्हारे पास पिज्जा लेना है तुम्हें, ये तुम्हारा गुड x है, और बर्गर तो तुम देने वाले हो वो तुम्हारा क्या है, गुड y। सपोज ये तुम्हारे पास 20 क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है, 20, राइट। ओके,
पहले बास्केट में तुमने एक पिज्जा के लिए 5 जाने दिया, तो कितने बचे? 15। तो ये पहला कॉम्बिनेशन बना, आपके पास 20 बर्गर थे, एक पिज्जा के लिए आपने कितने बर्गर जाने दिए? 5। अब मेरा दूसरा सवाल है कि एक और पिज्जा के लिए, एक और पिज्जा के लिए आप कितना बर्गर जाने दोगे? 5 या 5 से कम? 5 से कम। उसके दो कारण। पहला कारण क्या है कि सर पहली बार पिज्जा खाने से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दूसरी बार खाने से उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और दूसरी बात कि जब आप गुड वाई को जाने दे रहे हो तो उससे यूटिलिटी आपकी क्या होती जा रही है? बढ़ रही है। बर्गर को जाने दे रहे हो तो उसकी यूटिलिटी क्या होती जा रही है? बढ़ रही है। क्या ये चीज क्लियर हुआ? तो ऑटोमेटिकली मैं दूसरी बार सिर्फ 4 ही जाने दूंगा, तो मेरे कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे? 11। पहले में 5, दूसरे में 4, तो बचे कितने? 11। तीसरे में मैं 4 देना नहीं चाहूंगा, मैं खाली कितना देना चाहूंगा? 3। तो कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे? 3,8। चौथे में मैं 3 भी देना नहीं चाहूंगा, कितना देना चाहूंगा? 6। और आखिरी में मैं खाली 1 ही देना चाहूंगा। इज दैट क्लियर? तो ये सारे कॉम्बिनेशन वो है जो मुझे क्या दे रहे हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या ये चीज क्लियर हुआ? राइट पर सब्सटीट्यूशन रेट देखो कितना है, इसका सब्सटीट्यूशन रेट कितना है? 4:2। इसका कितना है? 3:2। इसका कितना है? 2:2। और इसका कितना है? 1:1। तो कहना इसे हर स्टेज पे एमआरएस क्या होता जा रहा है? डिक्लाइनिंग। इट मीन्स द कंज्यूमर विल सब्सटीट्यूट लेस एंड लेस ऑफ गुड y फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड x, और इसलिए एमआरएस क्या होता जा रहा है? बताइए, डिक्लाइनिंग। क्या चीज क्लियर हुआ? एमआरएस समझ आया? एमआरएस क्या होता है? इट इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट गुड y फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड x, और वो हर यूनिट पे क्या होता जा रहा है? बताइए, क्या होता जा रहा है? डिक्लाइन। क्यों डिक्लाइन होता जा रहा है? हर बार जो हमारा सब्सटीट्यूशन रेट रहेगा वो सेम नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम गुड एक्स कंज्यूम करते जाएंगे हमारा गुड एक्स की तरफ जो यूटिलिटी है वो क्या होती जा रही है? कम। तो हम सब्सटीट्यूट भी गुड वाई क्या करते जाएंगे? कम। क्या चीज क्लियर? समझ आया कि भाई पहले पीस पिज्जा से 5 बर्गर क्यों सब्सटीट्यूट किए? क्योंकि उसमें बहुत बढ़िया सेटिस्फैक्शन मिला। उसी वक्त सेकंड पीस खाओगे तो उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तो सब्सटीट्यूट भी उतना नहीं करूंगा, उससे कम करूंगा। क्या चीज क्लियर? इसी से अपना आता है सेकंड प्रॉपर्टी कि आईसी का जो शेप है वो कैसा है? कॉन्वेक्स। अब क्यों कॉन्वेक्स है? क्योंकि आईसी का शेप इसलिए कॉन्वेक्स है क्योंकि आईसी का जो स्लोप है वो क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग। और आईसी का स्लोप का नाम क्या है? MRS। और वो क्या होता जा रहा है? बताइए, डिक्रीजिंग या डिक्लाइनिंग। क्यों डिक्रीजिंग या डिक्लाइनिंग हो रहा है? अभी हमने जस्ट किया कि द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट लेस एंड लेस ऑफ गुड y फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड x। क्या ये चीज क्लियर हुआ? तो आईसी का शेप कैसा होगा? बताइए फटाफट, शेप कैसा होगा? कॉन्वेक्स। क्या ये चीज क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर? तीसरा, हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, है ना? तो कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी और कॉम्बिनेशन सी, ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको कौन देगा? सी, क्योंकि तीनों में गुड वाई सेम है, पर सबसे ज्यादा गुड एक्स किस में? तीनों में गुड वाई 10 है, पर इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6, तो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको किस में मिलेगा? बताइए, सी में। हायर द आई सी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या ये चीज क्लियर हुआ? 3 प्रॉपर्टी की। पहला क्या किया? आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। सेकेंड हमने क्या किया? आईसी का शेप कैसा है? कॉन्वेक्स। तीसरा हमने क्या किया? हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। 5 है ना प्रॉपर्टी? 4 ही है ना? 2 आईसी कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करते तो क्या होता? पहले वो देखो। अगर इंटरसेक्ट करते तो ए और बी जो है वो आईसी 1 पे, तो एज पर आईसी 1 ए और बी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन आपको क्या दे रहे हैं? सेम लेवल ऑफ। एज पर आईसी 2, एज पर आईसी 2 ए शुड बी इक्वल्स टू सी, तो इस हिसाब से बी और सी क्या होने चाहिए? क्या बी और सी सेम है? क्योंकि दोनों में गुड एक्स सेम है पर बी में गुड वाई थोड़ा ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली 2 आईसी विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इज दैट क्लियर? क्या ये समझ आ गया? अब हम क्या करने वाले हैं बताइए? बजट लाइन। इसके अंदर 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए। गिवन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इनकम ऑफ द
गिवन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर इस तरह से जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जो कंज्यूमर क्या करेगा, परचेज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पेंडिंग हिज एंटायर व्हाट इनकम, गिवन द प्राइस एंड द इनकम। इस तरह से दो कॉम्बिनेशन हम खरीद रहे हैं जहां आप अपनी इनकम का पूरा अमाउंट क्या करने वाले हो, स्पेंड, उसी को हम क्या बोलते हैं गाइस, बजट लाइन। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इनकम है 100, प्राइस ऑफ एक्स इज 10, प्राइस ऑफ वाई इज 20। हम हमेशा शुरुआत कहां से करेंगे, वाई से। तो अगर एक्स 0 है तो वाई कितना ले पाओगे, अच्छा प्राइस ऑफ वाई ले लेते हैं 5, तो कितने वाई ले पाओगे बताइए, 20। अब एक एक्स के लिए आपके 10 रुपए गए तो बचे कितने, 90। अब 90 में कितने ले पाओगे आप बताइए, 18। थर्ड में 2 लिए तो इसमें कितना ले पाओगे, 16। इसमें 3 लिए तो इसमें कितने ले पाओगे, 14। इज दैट क्लियर? तो ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन के जो दो गुड्स आप खरीद रहे हो, स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम, इस लाइन को क्या बोलते हैं गाइस, कम ऑन, बजट लाइन। क्या ये चीज क्लियर हुआ, राइट? अच्छा, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होगा? स्लोप ऑफ बजट लाइन हमेशा याद रखना, देखो ध्यान से देखो, ये हमने जो कॉम्बिनेशंस बनाए फिर से बनाते हैं। पहला कॉम्बिनेशन क्या बनाया था हमने बताइए, 1,18, 2,16, 3,14, 4,12। ये सारे वो हैं जो आपकी इनकम का सारा अमाउंट स्पेंड हो रहा है। इसका अगर तुम डिफरेंस निकालो, डिफरेंस क्या होता है, चेंज ऑफ वाई अपॉन चेंज ऑफ एक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, चेंज ऑफ वाई अपॉन चेंज ऑफ एक्स। चेंज ऑफ वाई कितना हो रहा है, 2, चेंज ऑफ एक्स कितना हो रहा है, 1। देखो वाई में कितना चेंज आया, 2, एक्स में कितना चेंज हो रहा है, 1। फिर से निकाल लो, वाई में कितना चेंज आ रहा है, 2, 3 - 2, एक्स में कितना चेंज आ रहा है, 1। तो हर बार इसका आंसर कितना आ रहा है, 2/1। तो कहना ही से इसका जो स्लोप है वो हर बार क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। और ये 2/1 कैसे आ रहा है पता है, इट इज पी एक्स अपॉन पी वाई। पी एक्स कितना था अपना 10, वाई कितना था 5, इसलिए हर बार आंसर कितना आ रहा है, 2/1। तो याद रखना, स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन हमेशा क्या रहने वाला है बताइए, कांस्टेंट। और स्लोप ऑफ बजट लाइन का फॉर्मूला क्या है, पी एक्स अपॉन पी वाई। ये इसलिए कांस्टेंट है, इसलिए इसकी लाइन हमेशा कैसी बनेगी बताइए, स्ट्रेट लाइन। और इसका स्लोप का नाम क्या होगा, पी एक्स अपॉन पी वाई। क्या ये चीज क्लियर? अब हम आते हैं आखिरी टॉपिक इस चैप्टर की, विच इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होना है, उसके पहले आता मैंने करवाया था इसमें, पहले हम एक बनाएंगे बजट लाइन, फिर एक बनाएंगे आईसी जो इसके बाहर हो, IC3, एक ऐसा आईसी जो इसको टच करे और बाहर जाए। देखो ये 3 आईसी है, मुझे बताओ ये कॉम्बिनेशन, ये डी, ये ई, ये ए, ये बी और ये सी। मुझे बताओ इन सारे कॉम्बिनेशन में वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, डी, क्योंकि ये कहाँ फॉल कर रहा है, IC3 पर। क्या ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे बजट लाइन से बाहर है। ये जो मेरी बजट लाइन है, ये जो मेरी बजट लाइन है, इस लाइन से वो क्या है, बाहर, इसलिए मैं वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अच्छा मुझे बताओ, अगर ए, बी और सी में से चूज करना हो तो क्या चूज करूंगा? द आंसर इज बी, बिकॉज तीनों मुझे सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, बट बी में मेरा इनकम स्पेंड ज़्यादा नहीं हो रहा और यहाँ मेरी पूरी इनकम स्पेंड हो रही है, क्योंकि ये पूरे बजट लाइन पे, ये दोनों बजट लाइन पे, तो ऑटोमेटिकली ये पूरा इनकम स्पेंड हो रहा है। और बी में पूरा इनकम स्पेंड, क्योंकि ये इनसाइड द बजट लाइन है, तो ऑब्वियसली मैं क्या चूज करूंगा बताइए, बी, क्योंकि तीनों सेम सेटिस्फैक्शन दे रहा है, बट बी में मेरा पूरा पैसा स्पेंड
नहीं हो रहा। बट अगर मुझे ए बी सी और ई में चूज करना हो तो क्या चूज करूंगा? ई। क्यों ई पे? क्योंकि ई आई सी 2 पे है और वो मेरे बजट में भी है। क्या ये चीज क्लियर हुआ? तो ई बिकम्स माई इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ई के दो कंडीशन क्या है? फर्स्ट, slope of IC should be equals to what? Slope of budget line. Slope of IC should be equals to slope of budget line. मतलब MRS XY, क्योंकि ये किसका स्लोप है? IC का। Marginal rate of substitution should be equals to PX upon PY. क्या ये चीज क्लियर? राइट। और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि IC को कैसा होना पड़ेगा बताइए? कॉन्वेक्स फ्रॉम द ओरिजिन। आईसी का शेप कैसा होना चाहिए बताइए? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब ये है कि इस पॉइंट से वो वापस क्या हो जाना चाहिए? कॉन्वेक्स की तरफ। इज दैट क्लियर? तो ये दो वो कंडीशन है जिसके थ्रू हम लोग कहाँ पहुंचेंगे बताइए? इक्विलिब्रियम। क्या है चीज क्लियर? अच्छा, एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं, अगर मैं ये वाले कॉम्बिनेशन पे हूँ, एफ वाले, इस कॉम्बिनेशन को मैं कैसे बताऊंगा? एफ वाले कॉम्बिनेशन को यहाँ पे एम आर एस एक्स वाई इज ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई, क्योंकि देखो स्लोप ऑफ आईसी इज मोर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन। अगर मैं इस सिचुएशन पे हूं तो मुझे इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है, तो मैं कैसे पहुंचूं? देखो बहुत सिंपल है। क्या इसको मैं चेंज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों नहीं चेंज कर सकता? क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है। तो अभी अगर मुझे इक्वल होना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? गिराना पड़ेगा। क्या ये गिरता है? हाँ। जैसे जैसे हम लोग किस तरफ सब्सटीट्यूट होते जाएंगे? जैसे जैसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे गुड वाई फॉर गुड एक्स, जैसे जैसे हम गुड वाई को सब्सटीट्यूट करेंगे गुड एक्स के लिए, तो एम आर एस जो है वो क्या होता जाएगा बताइए? डिक्लाइन। और कब तक? जब तक वो कहाँ नहीं पहुंच जाते? इक्विलिब्रियम। क्या ये चीज क्लियर? इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका उल्टा क्या होगा बताइए? एम आर एस एक्स वाई इज लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई। अब इसमें इसको मुझे क्या करना है? बढ़ाना है। तो मैं अब क्या सब्सटीट्यूट करूंगा? मैं अब सब्सटीट्यूट करूंगा गुड एक्स फॉर, और क्या लूंगा? फॉर गुड वाई। क्या ये चीज क्लियर? आई थिंक ओके। चलो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें निकालना है दो कमोडिटी में कौन सा लॉ था? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल, जो कहता है लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन बोथ द कमोडिटी शुड गिव यू व्हाट? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखो यहाँ पे दिया है इनकम कितनी है मेरे पास? 20। प्राइस ऑफ ए कितना है? 2। प्राइस ऑफ बी कितना है? 4। अब ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है इसको मुझे पर रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 रुपये तो मुझे मिल रहा है, पर कितना देखे? 2 देखे। तो अगर मुझे एम यू ए अपॉन पी ए करूँ तो मुझे पर रुपये सेटिस्फैक्शन मिलेगा, है ना? तो 10 रुपये मिला। 10 रुपये का सेटिस्फैक्शन मिला कितने से? 2। तो पर रुपये कितना मिला? फर्स्ट में 5। फिर सेकंड में मुझे कितना मिला? 1 2 3 4 5 6। दूसरे में कितना मिला मुझे? 4। 3 2 और 1 मिनट, 3 2, अच्छा, 1 और 0.5। यही अगर एम यू बी अपॉन प्राइस ऑफ बी करूं, जो कि कितना है? प्राइस ऑफ बी 4। तो पहले में मुझे कितना मिला? 7.5। दूसरे में 6। तीसरे में 5। चौथे में 4। 3.5 और 2। तो ये मुझे क्या मिल रहा है? पर रुपी सेटिस्फैक्शन। अब इसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे एक्स खरीदना चाहिए या वाई, जहां मेरा एम क्या है कि लास्ट रुपी जब दोनों कमोडिटी पे स्पेंड करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए बताइए? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मेरे पास इनकम कितनी है बताइए? 20। तो मुझे बताओ इन दोनों के बेसिस पे पहले क्या कंज्यूम करूं? वाई, क्योंकि वाई में मुझे क्या मिल रहा है? ज्यादा सेटिस्फैक्शन। मेरी इनकम कितनी है? इनकम मेरी 20 है। सबसे पहले मैंने वाई स्पेंड किया। वाई की मैंने फर्स्ट वाई पहली बार लिया, तो वाई से मेरा कितना पैसा चला गया बताइए? 4 रुपये, क्योंकि 4 रुपये का प्रोडक्ट है। क्या चीज़ क्लियर हुआ? अब मेरे पास कितने बचे बताइए? 16। सेकंड में मैं किसको कंज्यूम करूं? अगेन वाई, क्योंकि एक्स से खाली कितना मिल रहा है? 5। और वाई से मुझे कितना मिल रहा है? 6। राइट। तो 6 रुपये। तो एक और बार मैंने वाई लिया, और दूसरी बार वाई लेने से मुझे कितना, कितने रुपए गए? और
12, 4 रुपये और गए, तो अब मेरे पास कितने पैसे बचा ये बताइए। मेरे पास अब बचे हैं खाली 12 रुपये। इज दैट क्लियर? मेरे पास कितने पैसे बचे हैं? 12 रुपये। तीसरी बार अब मैं क्या प्रेफर करूं? एक एक्स भी ले सकता हूं और एक वाई। तो एक एक्स लिया मैंने और एक क्या ले लिया मैंने? वाई। तो एक एक्स लिया, एक्स मैंने पहली बार कंज्यूम किया, और वाई मैंने कितनी बार कंज्यूम किया बताइए? तीसरी बार। एक्स से मेरे कितने रुपए गए? 2, और वाई से मेरे कितने गए? 4। तो टोटल कितने गए? और 6 रुपए गए। तो अब मेरी इनकम कितनी रह गई बताइए? 12 नहीं रह गई, अब मेरी कितनी इनकम रह गई? 6। क्या ये चीज़ क्लियर? समझ आया? अब एक और बार कंज्यूम करूं, एक और बार कंज्यूम करूंगा तो वाई से मुझे कितना मिलेगा? 4, और एक्स से भी मुझे कितना मिलेगा? 4। और मेरी इससे पूरी इनकम भी स्पेंड हो जाएगी, क्योंकि वाई का कितना रुपए गया? 4, क्योंकि 4 रुपए का वाई है, और एक्स कितने रुपए का है? 2। अरे क्लियर? तो मेरे पूरे रुपए भी स्पेंड हो जाएंगे, एक एक्स में और एक वाई में। तो एक्स का कितना रुपए है? 2, वाई का कितना रुपए है? 4। तो एक लूंगा मैं एक्स और एक लूंगा मैं वाई। तो एक्स मैंने टोटल कितनी बार कंज्यूम किया? 2, और वाई मैंने कितनी बार कंज्यूम किया? 4। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ? तो मेरा राइट कॉम्बिनेशन क्या बन गया बताइए? 2x एंड 4y। अब इसी को लिए हमें किस में प्लॉट करना है बताइए? ग्राफ में। तो अगर मुझे इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, सबसे पहले मैंने y कितना कंज्यूम किया बताइए? x जो है वो 2, मैं पर रुपी निकालूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बताइए? MUA/PA। दिस इज MUB अपॉन प्राइस ऑफ b। अच्छा, ये x और y नहीं है, सॉरी, a और b है। चलो इसको मैं x ले लेता हूँ। अरे वो a मैं बोल नहीं रहा था, मैं x बोल रहा था। तुम समझ गए थे? ठीक है। तो x से पहले कितना मिल रहा है? 5 4 3 2 1। पहले कमोडिटी से मुझे कितना मिल रहा है? मैक्स 7.5 है ना? 1 2 8। सेम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अच्छा, एक्स के कितने कमोडिटी हमने कंज्यूम किए? सिर्फ 2। पहले में मुझे कितना मिला? 5, और दूसरे में मुझे कितना मिला? 4। तो ये हुआ 5, और दूसरे में मुझे कितना मिला बताइए? 4। क्या चीज़ क्लियर हुआ? ये हो गया MU x/PX। दूसरे में, पहले में मुझे इसमें कितना मिला था बताइए? फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ में। फर्स्ट में मुझे कितना मिला था? 7.5। सेकेंड में मुझे कितना मिला था? 6। थर्ड में मुझे कितना मिला है? 5। फोर्थ में मुझे कितना मिला है? 4। इज दैट क्लियर? और दोनों मुझे एक जगह पे क्या दे रहे हैं बताइए? सेम लेवल ऑफ। ये हो गया लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या चीज़ क्लियर? क्या ये सबको समझ आ गया? ओके, डन। तो चैप्टर खत्म।